साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश डी पार्थडीकर जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगी अविनाश सर से कि सर आजकल के युवाओं में हम देखते हैं कि डिग्री तो होती है, लाखों रुपए लगाकर हम अच्छी अच्छी डिग्रीज ले लेते हैं, एमबीए की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, लेकिन उसके बावजूद मनचाही जॉब नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं जो युवा जॉब करते भी है वो एक मजबूरी के तौर पर करते हैं, एक आय के लिए, लेकिन वो भी सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल पाता। कहाँ चूक रहे हैं हम, कहाँ कमी आपके अनुसार नजर आती है? जी, सबसे पहले तो आप सभी का आभार और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि आखिर हम यहाँ क्यों आए, तो उसके बाद मूल विषय पर आएंगे। कि अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 2015 में 1000 करोड़ खर्च करते थे कौशल विकास पर, जो आज लगभग 10,000 करोड़ हो गया, 9,885 करोड़ हो गया। तो सरकार ने निवेश में तो अभी कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन चुनौती यह है कि यह बजट का सही उपयोग है कि नहीं है, इसको सीधे रोजगार से जोड़ा जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। प्रश्न यह है कि 2005 में जब एजुकेशन फॉर ऑल यानी सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित हुआ, तो पहले शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया गया, प्रयास किया गया कि सबको एजुकेशन मिले। तो शिक्षा व्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के बाद क्या हुआ कि सिस्टम पर जब दबाव पड़ा तो उसमें क्या हुआ, छात्रों का एनरोलमेंट सिस्टम बढ़ने के, लेकिन क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम उसके हिसाब से तैयार नहीं हो पाया। कारण क्या था कि हमारा सिलेबस, हमारे शिक्षक, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक और बीच में बात हुई थी कि जिसमें कक्षा 9 तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। तो ग्रामीण अंचलों में क्या हुआ, ये ट्रेंड शुरू हुआ कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ तक परिस्थिति आई और वे ही बच्चे हायर एजुकेशन में आने लगे। हायर एजुकेशन में आने के बाद उनके पास बिल्कुल ये तमाम वो पहलू है बिल्कुल जो कहीं ना कहीं इस कड़ी को जो है कमजोर करते हैं। अविनाश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, फिलहाल सीधे लोकसभा लिए चलते हैं सभी दर्शकों को, क्योंकि वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं है। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया कोई भी एक मिनट मेरा समाप्त तो होने दीजिए, समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर बीच में कैसे करेंगे आप? मैं अभी बैठ जाइए, उसका भी जवाब देता हूं। आपको जवाब चाहिए ना, देता हूं। मान्यवर, कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं।
जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं, जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है।